सीएम योगी आदित्यनाथ का मथुरा दौरा। आज ब्रज तीर्थ विकास परिषद की बोर्ड बैठक में होंगे शामिल। शाम 5 बजे विकास कार्य कानून व्यवस्था की करेंगे समीक्षा। ज्ञानवापी परिसर के वजूखाने के एएसआई सर्वे की मांग। हाईकोर्ट में दाखिल याचिका पर आज होगी सुनवाई। नगर निगम मार्ग प्रकाश विभाग की लापरवाही। लखनऊ में बड़ी संख्या में स्ट्रीट लाइटें खराब। प्रयागराज में कुंभ 2025 के लिए तैयारी तेज। सुरक्षा में तैनात तो होंगे स्नाइपर्स और एनएसजी कमांडो। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली दिवाली। दीपोत्सव को भव्य दिव्य बनाने की तैयारी में जुटी सरकार। लखनऊ में डेंगू से एक और महिला की मौत। 15 नए मरीज आए सामने। 20 दिन में डेंगू के 1062 केस। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ तन्वी सक्सेना और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज मथुरा दौरा है। आपको बता दें, ब्रज तीर्थ विकास परिषद की बोर्ड बैठक में शामिल होंगे और शाम 5 बजे विकास कार्य कानून व्यवस्था की करेंगे समीक्षा। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां आज मथुरा दौरे पर सीएम योगी शाम 5 बजे विकास कार्य कानून व्यवस्था की समीक्षा करेंगे। आपको बता दें, आरएसएस संघ प्रमुख मोहन भागवत से भी मुलाकात करते नजर आएंगे। अहम जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां सीएम योगी का आज मथुरा दौरा है और उनके मथुरा दौरे से जुड़ी बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। शाम 5 बजे का समय, जब वो विकास कार्य कानून व्यवस्था की समीक्षा करेंगे। आरएसएस संघ प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात करके बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां आज मथुरा दौरे पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ब्रज तीर्थ विकास परिषद की बोर्ड बैठक में शामिल होंगे, जिसके बाद शाम करीब 5 बजे विकास कार्य कानून व्यवस्था की समीक्षा करेंगे। साथ ही आरएसएस संघ प्रमुख मोहन भागवत से भी मुलाकात करते नजर आएंगे सीएम योगी। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां आज मथुरा के दौरे पर हैं सीएम योगी। ब्रज तीर्थ विकास परिषद की बोर्ड बैठक में शामिल होंगे, जिसके बाद शाम करीब 5 बजे विकास कार्य कानून व्यवस्था की समीक्षा करेंगे, बैठक करेंगे और आरएसएस संघ प्रमुख मोहन भागवत से भी मुलाकात करते नजर आएंगे सीएम योगी। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात कर रहे हैं यूपी उपचुनाव की, जहां लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। बीएसपी जल्द घोषित करेगी उम्मीदवारों के नाम। आपको बता दें, विधानसभा उपचुनाव में बीएसपी घोषित करेगी उम्मीदवारों के नाम। बसपा उपचुनाव में दमखम दिखाने की तैयारी में जुटी है। 7 सीटों पर नाम तय और अगले 2 दिनों में नामों की होगी घोषणा। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। और साथ ही अलीगढ़ की खैर व सीसामऊ, कानपुर की सीसामऊ सीट पर अभी असमंजस की स्थिति है और मझवा से दीपू तिवारी, मीरापुर से शाह नजर पर नाम तय है। आपको बता दें, करहल से अवनीश शाह के, फूलपुर से जितेंद्र सिंह का नाम और ये अलग अलग सीटों के नाम आपको बता रहे हैं। 7 सीटों के जो नाम तय हो गए हैं। कुंदरकी से रफतुल्ला, कटेरी से अमित वर्मा को हरी झंडी, गाजियाबाद से पीएन गर्ग, मिल्कीपुर से राम गोपाल कोरी को हरी झंडी। ये तमाम नाम आपको बता रहे हैं, जहां बीएसपी ने ये नाम तय कर लिए हैं। और मिल्कीपुर सीट की बात करें तो अभी भी वहां पर चुनाव आयोग की तरफ से तारीखों का ऐलान नहीं किया गया है। फिलहाल अभी वहां पे उपचुनाव नहीं होने हैं। बाकी की 9 सीटें, यूपी की 9 सीटों पर चुनाव आयोग की तरफ से तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। और बात कर रहे हैं बसपा की, जहां
7 सीटों पर बसपा ने अपने उम्मीदवार तय कर लिए हैं। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं और अगले 2 दिनों में नामों की घोषणा भी की जाएगी, लिस्ट जारी की जाएगी और 2 सीटें खैर व सीसामऊ सीट पर अभी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ शिवा शर्मा जुड़े हुए हैं। शिवा, जिस तरीके से बसपा खुद ही अकेले चुनाव लड़ रही है, यूपी उपचुनाव, और माना जा रहा है कि जल्द ही अपनी लिस्ट भी जारी करेगी, क्या कुछ जानकारी, क्या अपडेट आपके पास? देखिए तन्वी, बहुजन समाज पार्टी अपने प्रत्याशियों की नाम की घोषणा जल्द ही कर सकती है और ये कयास लगाया जा रहा है कि अगले 2 दिनों में बीएसपी अपने जो 9 विधानसभा उपचुनाव की सीटों पर चुनाव होने हैं, मिल्कीपुर छोड़ करके उन सभी के कैंडिडेट्स के नाम लगभग तय हो गए हैं। जो प्रादेशिक समिति है चुनाव की, खुद मायावती और आकाश आनंद के बीच में बैठ करके बातचीत हुई है और वहां प्रत्याशियों के नाम फाइनल हुए हैं। अनौपचारिक रूप से जो नाम सामने आए हैं, इसमें मंझवा से दीपक तिवारी है, मीरापुर से शाहनजर हैं, करहल से अविनाश शाक्य हैं, फूलपुर से जितेंद्र सिंह है, उन्नति से रफतुल्ला है, कटेरी से अमित वर्मा है, गाजियाबाद से पीएन गर्ग है और ये संभावना जताई जा रही है कि मिल्कीपुर से राम गोपाल कोरी का नाम होगा। हालांकि मिल्कीपुर में अभी चुनाव नहीं होने हैं, इलेक्शन कमीशन ने वहां के चुनाव के डेट की घोषणा नहीं की है, लेकिन ये ऐसे नाम है जो अघोषित नाम है जिनके नाम लगभग फाइनल हुए हैं। लेकिन अगले 2 दिनों में जो स्थिति है ये जरूर क्लियर हो जाएगी कि कौन कौन विधानसभा उपचुनाव जो उत्तर प्रदेश के अंदर होने हैं उस पर कौन कौन से लिस्ट फाइनल होंगे। बड़ी बात यह है कि बहुजन समाज पार्टी एक बड़ा वोट बैंक मानी जाती है, शेड्यूल कास्ट की जो जाति है और उसमें एक बड़े वोट के हासिल करने की उनकी उम्मीद होती है। तो गठबंधन के लिए और खासतौर से बीजेपी के लिए बहुत बड़ी मुश्किलें होंगी। अगर इनके कटते हैं, बीएसपी के खाते में जाते हैं तो उनको भी एक बहुत बड़ी परेशानी हो सकती है। तो अब अगर इन नामों की जब घोषणा होगी तो जरूर ये ऐसे लोग हैं, वो प्रत्याशी हैं जो बीएसपी के 2 कैंडिडेट्स हैं जिनका अपने अपने क्षेत्रों में अपने अपनी सीटों में एक अलग ही दबदबा है वोट बैंक को लेकर के। अभी 2 दिन का फिलहाल इंतजार करना होगा तन्वी, और देखना होगा कि जो प्रत्याशी घोषित होते हैं, जो कैंडिडेट्स होते हैं, जो फाइनल होते हैं, उनकी ऑफिशियल लिस्ट में किन किन का नाम होता है। क्या यही नाम रहते हैं, क्या इनके नामों में 2 दिन के अंदर विचार हो जाते हैं, बदले जा सकते हैं? तो अभी फिलहाल ये नाम जो ऐसे हैं जो अघोषित नाम है, जो सूत्रों के हवाले से पता लगे हैं, तो इन्हीं सभी सीटों पर इन्हीं सभी के नाम की घोषणा होती है। लेकिन अभी फिलहाल 24 घंटे या 48 घंटे का इंतजार और करना होगा। बिल्कुल, इन नामों में बदलाव होता है या नहीं ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। शिवा, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये बड़ी जानकारी यूपी चुनाव से जुड़ी आपको बता रहे हैं, जहां बसपा जल्द ही अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर सकती है। और अब बात कर रहे हैं कानपुर की, जहां सेन पश्चिम पारा थाना क्षेत्र में रहने वाली पीड़ित महिला रेनू पांडे पुलिस कमिश्नर कार्यालय पहुंची, जहां उन पर उन्होंने आरोप लगाते हुए बताया कि बीती शुरू किया तो माया पांडे की सीसीटीवी कैमरे में फुटेज है, लेकिन थाना अध्यक्ष अभी भी मौन है, कोई सुनवाई नहीं कर रहा, सामने से पैसा ले लिया उन्होंने। और ये बीती 18 अक्टूबर की रात उनके घर पर इलाके में रहने वाले सतीश मिश्रा उर्फ झम्मू, अमन मिश्रा, अंशुल मिश्रा, निखिल व रोहन, इन सभी ने मिलकर उनके घर से 3,12,000 रुपए की लूट के साथ घर में रखी सोने की चेन व अंगूठी भी लूट ले गए। यही नहीं, जब उनका इससे भी मन नहीं भरा तो उनके घर की महिलाओं के साथ रेप करने की कोशिश भी की। घर की महिलाओं द्वारा शोर मचाने पर आसपास के लोग एकत्रित हो गए, जिसके बाद सभी आरोपी मौके से भाग निकले। यही नहीं, उनकी सारी करतूत घर के बाहर लगे सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसकी शिकायत कई बार पुलिस से की गई, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं होने की वजह से पीड़ित पक्ष काफी परेशान है, जिसके चलते पीड़ित परिवार ने पुलिस से शिकायत करते हुए आरोपियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की मांग की है।
मिश्रा नाम है, यशोदा नगर गंगापुर का निवासी हूँ मैं। रात में 18 तारीख रात में 10:30 बजे करीब 15-20 लोग आए। उन्होंने क्या किया, पहले घर का ताला तोड़ा, फिर उसके बाद इनके रेनू भाभी के घर का ताला तोड़ा, कमरे का ताला तोड़ा, इनके बक्से में रखे 3,12,000 रुपये की लूट करी। और इनके पति की 2 महीने पहले हत्या कराई गई साजिश करके। और फिर इनका क्या हुआ, इनके पति की 2 अंगूठी रखी थी, उसकी लूट हो गई और चैन की लूट हो गई। जब इन्होंने शोरगुल मचाया तो इनकी जो जेठानी है, उनकी देवरानी जेठानी माया पांडे, उनके साथ वो हुआ, बलात्कार करने की कोशिश की गई। जब सब लोगों ने शोरगुल मचाया तो लोग घर से भागते हुए चले गए, जो सीसीटीवी कैमरे में कैद है। हमारे यहाँ सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। 10:30 बजे रात का जो लोग आए हैं उनका सबका सीसीटीवी कैमरे में भी कैद है। इनमें से 5 लोगों को अभी हमने पहचान लिया है, जिसमें से सतीश मिश्रा उर्फ छम्मू, अमन मिश्रा, अंशुल मिश्रा वहीं पासी के रहने वाले हैं, अंशुल मिश्रा और निखिल। और 2 सोने की अंगूठी रखी थी, उसकी लूट कर दी है, और चैन की लूट करी है। फिर जब इन्होंने शोर मचाना शुरू किया तो माया पांडे की इज्जत सीसीटीवी कैमरे में फुटेज है, लेकिन थाना अध्यक्ष अभी भी मौन है। और सीधा आपको लिए चलते हैं राजधानी लखनऊ, जहां सिल्क एक्सपो 2024 में सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। तो ये तस्वीरें आपने देखी सिल्क एक्सपो 2024 की, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ उद्घाटन समारोह में शामिल हुए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। महोबा में कांग्रेस के मंडलीय सम्मेलन फिशरमैन कांग्रेस कार्यक्रम को संबोधित करने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय पहुंचे, जहां उन्होंने उपचुनाव को लेकर सपा से सीट शेयरिंग पर सहमति जताते हुए कहा कि इंडिया गठबंधन मिलकर लड़ेगा, क्योंकि हम दोनों का लक्ष्य भाजपा को हराना और जंगल राज को खत्म करना है। यही नहीं, कानून व्यवस्था को लेकर भाजपा पर सीधा निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश हत्याओं का गढ़ बन चुका है और जंगल राज कायम है, जिससे कानून व्यवस्था फेल है। वहीं बहराइच को लेकर भी उन्होंने कहा कि जानबूझकर दंगे कराने का काम सांप्रदायिक पार्टी बीजेपी कर रही है। सिर्फ लोगों के घर गिराना और फर्जी एनकाउंटर करना इनका काम रह गया है। वहीं मुख्यमंत्री के सुरक्षा सौहार्द पर पलटवार किया और प्रदेश में महिला सिपाही भी सुरक्षित नहीं हैं, उनके साथ दुष्कर्म की वारदात की गई। उन्होंने कहा कि हर अवैध काम भाजपा के संरक्षण में हो रहे हैं।
और वहाँ बुखार और तमाम ऐसी चीज़ों के इलाज किए जा रहे थे विभिन्न प्रकार के, और उसको भाजपा के लोग बचाने में लगे हुए हैं। तो भाजपा का यही काम ही है कि जो जितने भी गलत काम हो रहे हैं वो भाजपा के संरक्षण में हो रहे हैं। जहाँ भी आप देखेंगे, जिस जगह पर देखेंगे, वहाँ पर पूरी तरीके से भाजपा के संरक्षण में ये सारे काम हो रहे हैं। ऐसे जहाँ पर इस तरीके के अस्पताल चल रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और उनको निश्चित तौर से बंद करना चाहिए। मेडिकल कॉलेज की मांग बड़ी होती है, निश्चित तौर से ये मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं, डॉक्टर है ही नहीं इनके पास, सारे मेडिकल कॉलेज खाली पड़े हैं। थैंक यू। और अब खबर जालौन जिले के डकोर थाना क्षेत्र से है, जहां मूंगफली उखाड़े जा रही मजदूरों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। ये हादसा तब हुआ जब एक ट्रैक्टर ओवरटेक कर रहा था, तभी अचानक सड़क पर गाय आ गई, जिससे ट्रैक्टर ट्रॉली आगे जा रहे अल्टरनेटर लगे ट्रैक्टर से टकरा गई और ट्रैक्टर ट्रॉली सड़क पर पलट गई, जिससे इस हादसे में ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार लगभग 2 दर्जन मजदूर घायल हो गए, जिन्हें तत्काल इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। वहीं हादसे की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। साथ ही सभी घायलों को उरई के मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। इस संबंध में क्षेत्राधिकारी उरई उमेश कुमार पांडे ने बताया कि 19 मजदूरों को चोटें आईं, जिनमें से 2 की हालत गंभीर है और सभी का इलाज जारी है। डकोर क्षेत्र के ग्राम बंधौली से एक ट्रैक्टर ट्राली में करीब 30 मजदूर गांव के ही किसान के खेत में मूंगफली उखाड़ने के लिए जा रहे थे। पीछे से दूसरा ट्रैक्टर आ गया जो कल्टीवेटर लगाए हुए था, उसने पास लिया और आगे निकल रहा था। इसी दौरान एक गाय आ गई। गाय के बचाने के चक्कर में ट्रैक्टर के कल्टीवेटर उसके आगे वाले हिस्से में फंस गया, जिससे ट्रैक्टर ट्राली पलट गई और उससे करीब 21 लोग घायल। और अब खबर मेरठ से है, जहां एसपी कार्यालय पर एक महिला ने हाई वोल्टेज ड्रामा किया। महिला हाथ में चाकू लेकर जान देने की धमकी देती रही। आसपास कई महिला पुलिस अधिकारी उसे समझाते रहे, लेकिन उसका आरोप था कि पुलिस उसकी बात नहीं सुन रही है। इस बीच महिला पुलिसकर्मियों ने मौका देखकर उसे पकड़कर चाकू छीन लिया। बाद में महिला को समझाकर वापस भेज दिया गया। पीड़ित महिला अपने आप को अधिवक्ता बता रही थी। आपको बता दें, एसएसपी कार्यालय पहुंचकर महिला ने पहले अपने पर्स से कुछ कागज निकाले, फिर आग लगा दी। इसके बाद महिला ने एक चाकू निकाला और अपनी कलाई पर रख लिया। तब तक महिला के चारों तरफ पुलिसकर्मियों ने घेरा बना लिया था। और अब खबर कानपुर से है, जहां स्वरूप नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत रहने वाली पीड़िता हिना हासवानी ने आरोप लगाते हुए बताया कि उनके मकान पर कुछ लोग कब्जा करने के उद्देश्य से जिन्हें और उनके परिवार को परेशान कर रहे हैं। वर्तमान में उनके मकान की कीमत करोड़ों में है, जिसका काबिज माननीय न्यायालय में दाखिल है। बावजूद इसके बाहुबली हरिमोहन गुप्ता, बाबी हासवानी व 2 से 3 अज्ञात लोग मिलकर झूठे मुकदमे में फंसाने और बदनाम करने की धमकी दे रहे हैं, जिसके चलते वो कई बार पुलिस से शिकायत भी कर चुकी हैं, लेकिन आरोपियों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं होने से वो परेशान हैं। वहीं एक बार फिर उन्होंने पुलिस कमिश्नर कार्यालय पहुंचकर शिकायत करते हुए न्याय की मांग की है। कुछ भी कभी भी हो सकता है, कुछ भी कांड हो सकता है। हमें हाथ जोड़ के विनती है, हमें न्याय दो, न्याय दो। ठीक है। उनके भाई ने उसमें बॉबी हासवानी पाठी फर्जी मुकदमे कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मैं हिना हासवानी, स्वरूप नगर निवासी।
113/45 मेरे को हरिमोहन गुप्ता जो कि मुंह माफिया है और उनके भाई हरिशंकर गुप्ता रोज़ परेशान कर रहे हैं, हमारे घर पे कब्ज़ा करना चाहते हैं जबकि हम स्टे ले आए हैं। हमें फर्जी केसों में फंसाया जा रहा है, फर्जी लोगों से हमारे को चरित्रहीन बोला जा रहा है, बहुत ज़्यादा धमकियां दी जा रही हैं, परेशान किया जा रहा है कि तुम लोग को मरवा देंगे, हम 50 लाख रुपए खर्च कर देंगे, 1000 करोड़ के आदमी हैं, तुम लोग के परिवार को, तुम्हारे लड़के को फंसा देंगे, तुम्हें बलात्कार में केस में फंसवा देंगे। पुलिस शासन कुछ भी नहीं सुन रही। कमिश्नरेट में मैं 4 बारी जा चुकी हूँ, मेरे हस्बैंड जा चुके हैं, उसके बाद मेरी सुनवाई नहीं हो रही। पुलिस शासन सब उन्हीं का साथ दे के सारी गलत FIR बिना जांच के हमारे ऊपर करे जा रही है, हमारे बेटे पे करे जा रही है, हमारे हस्बैंड पे किया जा रहा है। हमको उनसे बहुत डर है, हमारे अंदर बहुत दहशत फैल गया है। इसी चक्कर में हम बहुत बीमार हो गए हैं, हम डिप्रेशन में आते जा रहे हैं। हमें रोज़ धमकियां आ रही हैं किसी ना किसी के, और उनके रोज़ आदमी घर के अंदर आते हैं, रोज़ कुछ ना कुछ बोल के जाते हैं। बाहर जब हम जाते हैं हमें फॉलो किया जाता है, 4 आदमी गुंडे लगाए जाते हैं, कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं जा रहे। पुलिस प्रशासन बिल्कुल हमारा नहीं सुन रही है, बिना हमारे से पूछताछ के रोज़ एक नई FIR दर्ज कर देती है। हम बहुत परेशान हैं, हमें न्याय दिया जाए, हरिमोहन के खिलाफ कार्रवाई की जाए। बहुत बड़ा मुंह माफिया है, उसके कितने की है और किसके नाम पर है? ये 11-12 करोड़ की संपत्ति है, मेरे पति राजकुमार हसवानी के नाम है। इसको बहुत गलत तरीके से हड़पने की कोशिश की जा रही है। स्टे के बावजूद इनके लोग हमारे घर के अंदर घुसते हैं। एक औरत घुसा दी है जिनका नाम सुनीता है, उसके थ्रू हमारे पे गलत केस करे जा रहे हैं। हमारा एक कैफ़े बंद करा दिया, उसको ये बोल के कि उसमें आज आप कहाँ मिलकर आई हैं और क्या? हम कमिश्नरेट में आज चौथी बार मिल के आए हैं, पुलिस प्रशासन में मिल के आए हैं, और ये आपके स्वरूप नगर थाने के बाहुबली पांडे जी का कॉल आया कि तुम्हारे पे FIR हो रही है, नहीं आओगी। हमने कहा हम बीमार है, 2 दिन का समय दो। कोई समय नहीं दिया गया हमें, सीधा FIR कर दी गई। हमें न्याय चाहिए, पुलिस प्रशासन हमारी सुने। हम बहुत परेशान हैं, हम सुसाइड कर लें, क्या कर लें? कल को हमें, हमारे परिवार, हमारे बेटे को कुछ भी हो गया तो उसका जिम्मेदार प्रशासन हरिमोहन होगा। आप बताइए, न्याय चाहिए बस। खबरों में आगे बढ़ते हैं। पुलिस लाइन चित्रकूट में सोमवार को आयोजित पुलिस स्मृति दिवस पर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह के नेतृत्व में सभी अधीनस्थ पुलिस अधिकारियों ने शहीद स्मारक पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार ने बताया कि वीर जवानों की याद में हर साल 21 अक्टूबर को पूरे देश में पुलिस स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। कार्यक्रम में पुलिस अधिकारियों द्वारा शहीदों को सलामी और श्रद्धांजलि दी जाती है। SP ने बताया कि 1 सितंबर 2023 से 31 अगस्त 2024 तक की अवधि में संपूर्ण भारत में 214 पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं। वहीं यूपी में 2 पुलिसकर्मियों की शहादत हुई। SP ने बताया कि स्मृति दिवस पर शहीद जवानों को सम्मानित भी किया गया। इस मौके पर अपर पुलिस अधीक्षक चक्रपाणी त्रिपाठी, CO सिटी राजकमल समेत पूरे जिले के पुलिस अधिकारी मौजूद रहे।
पूरे भारतवर्ष में जितने भी पुलिस संगठन हैं, चाहे वो प्रदेश के हों, चाहे राष्ट्रीय स्तर पे, सभी पुलिस संगठनों की ओर से 21 अक्टूबर को जो हमारे पुलिस के साथी कर्तव्य की बलिवेदी पर शहीद हो जाते हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए, उनके प्रति सम्मान अर्पित करने के लिए 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसमें हम पूरे वर्ष में शहीद साथियों के, वो जिस भी पुलिस संगठन से हैं, उनके बारे में उल्लेख करते हैं। उत्तर प्रदेश से जो जवान शहीद होते हैं, उनकी उस वीर गाथा को भी पढ़ा जाता है और पूरा संगठन एकजुट होकर के उनके प्रति श्रद्धा। हमीरपुर में शहीद स्मृति दिवस के अवसर पर एक शहीद के बेटे ने नौकरी की मांग की। युवक जो सदर मुख्यालय का निवासी है, आपको बता दें 11 सालों से मृतक आश्रित नौकरी के लिए दर की ठोकरें खा रहा है। विभागीय कार्यालयों के चक्कर काटते काटते युवक आत्महत्या करने की स्थिति पे पहुंच गया। उसने जिलाधिकारी घनश्याम मीना को मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपते हुए न्याय की गुहार लगाई। युवक ने अपनी पत्नी और 4 बच्चों के साथ मिलकर डीएम को ज्ञापन सौंपा, जिसमें उसने तत्काल नौकरी देने की मांग की है। इस मामले ने स्थानीय प्रशासन का ध्यान आकर्षित किया है और युवक की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। यूपी की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।